विधानसभा चुनाव में जिस तरह इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली में ऐतिहासिक वोटिंग हो रही है, उसी तरह एग्जिट पोल के नतीजे भी कह रहे हैं कि नतीजे भी ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। जल्दी से आपको दिखा देते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। टुडेज चाणक्य ने जो किया है न्यूज 24 के लिए, वो क्या कहते हैं। दिल्ली में देखिए, हमारे आंकड़े अभी तक नहीं आए, लेकिन जो बाकी चैनलों ने, बाकी एजेंसीज ने एग्जिट पोल किया है दिल्ली में, उसके मुताबिक देखिए किस तरह से कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। मध्य प्रदेश में हमारा एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी को 161 सीटें मिलने जा रही हैं, पिछली बार 143 थी, यानी कि फायदा बीजेपी को हो रहा है, कांग्रेस को निराशा हाथ लग रही है। छत्तीसगढ़ में देखिए, पिछले चुनाव में जो कुछ हुआ था बिल्कुल उसी तरह से हालात हैं। बीजेपी को 51 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 39, ±7 है, इसमें गलती की गुंजाइश है। 8 तारीख को पता चलेगा। राजस्थान में देखिए, सबसे चौंकाने वाला नतीजा राजस्थान का है। बीजेपी की सीटें लगभग दोगुनी हो रही हैं, 147 सीटें ये एग्जिट पोल दे रहा है, कांग्रेस सिर्फ 39, यानी 3 राज्य बीजेपी के पास आ रहे हैं, कांग्रेस के हाथ से निकल रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, आप कह रहे थे मोदी साहब का नेतृत्व इस विधानसभा चुनाव में आइसिंग ऑन द केक की तरह था, लेकिन जेडीयू के अली अनवर बैठे हैं, कह रहे हैं कोई विजय रथ नहीं है, मोदी का कोई फैक्टर नहीं है। जिस राज्य में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है, सिर्फ वहीं पर जीत रहे हैं, जहां त्रिकोणीय फाइट हो रही है वहां हार रहे हैं। सूरज उगने के बाद भी अगर कोई कहेगा कि सूरज नहीं निकला है, तो फिर क्या कहेंगे। बात साफ है, आज देश का मूड इसलिए बना कि पिछले 10 साल नेतृत्व का पूर्ण अभाव कांग्रेस ने दिखाया। वहां मोदी जी का नेतृत्व हो, शिवराज जी का हो, रमन सिंह का हो, वसुंधरा का हो, एक डिसाइसिव लीडरशिप दिखता है, तो वो एक फैक्टर होता है हमेशा। दूसरा, ये पार्टी की जीत है। मोदी जी को भी आप पूछेंगे तो मोदी जी भी कहेंगे कि पार्टी की शानदार जीत है। जो स्टेट के हमारे नेता है, जो कैंडिडेट है, जो कार्यकर्ता है और जो मतदाता है, उनका सबका मिलके ये विजय है। ठीक है प्रकाश जी, लेकिन एक बात साफ है कि देश में लोकसभा की गुंज हुई है, और लोकसभा का एक पूर्व चुनाव ये है। ठीक है प्रकाश जी, आप कह रहे हैं पार्टी की जीत है, इसे पार्टी की जीत के तौर पर देखना चाहिए, पार्टी की जीत के तौर पर देखना चाहिए। अली अनवर साहब, मोदी फैक्टर मत मानिए, बीजेपी की जीत की तारीफ तो कर दीजिए कम से कम। लेकिन मोदी है फैक्टर। यानी आप कह रहे हैं जेडीयू चलिए ना माने, अली अनवर साहब। हाँ जी, देखिए, मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जो भी आप दिखा रहे हैं, चलो उसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। वहां कोई दूसरा फोर्स सही नहीं है चारों राज्य में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली में कई तरह के नए फोर्स, हम लोग भी हैं, आप भी है, बसपा भी है, अभी आना रिजल्ट बाकी है, आप देखिएगा। हमको लगता है कि जनता ने मोटा मोटी इन बीजेपी और कांग्रेस को, दोनों को अगर विकल्प मिल जाए तो दोनों को नकारने के लिए, और जहां जहां जनता को विकल्प मिला है बीजेपी और कांग्रेस आई के खिलाफ, अली अनवर साहब, ये बातें करने के लिए बहुत अच्छा है कि जनता को विकल्प मिल जाए नकारने के लिए। दिल्ली में अगर जनता को विकल्प मिला है केजरीवाल का, तो केजरीवाल के अच्छे संकेत हैं, उस पर हम बात करेंगे। केजरीवाल, टीम केजरीवाल से हमारे साथ हैं नेता, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आपसे मैं फिर कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं विकल्प नहीं था, कांग्रेस विकल्प थी, कांग्रेस को लोगों ने रिजेक्ट किया। अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे अगर इसी तरह से असली नतीजे 8 तारीख को आते हैं, तो जो 2 बड़ी पार्टी आमने सामने थी, एक विकल्प तो था जिसको रिजेक्ट किया। तो इसका मतलब बीजेपी का झंडा कहीं न कहीं बुलंद तो है, ये तो आपको मानना चाहिए। देखिए अजीत जी, आपको अगर एक लाठी हमको आपको लग जाए और उसका दर्द हम महसूस करें, तब तक बीच में कोई 2 लाठी मार दे कहीं दूसरी जगह, तो वो दूसरा जो दर्द है, नया दर्द, वो ताजा हो जाता है, पीछे वाला भुला जाता है। अच्छा, तो हमारे कहने का मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस आई, दोनों से लोग उबे हुए हैं, लेकिन जहां विकल्प मिलता है दोनों को नकार देते हैं। सर विकल्प नहीं है ना, जाहिर है जहां विकल्प नहीं है, कौन देगा? आप फाइनल रिजल्ट पर आइए तो बीजेपी, तो यही 4 राज्य से देश नहीं न बनता है अजीत जी, अजीत जी, इन्हीं 4 राज्यों से देश नहीं बनता है। पहले जनता दल के सभी नेता कह रहे थे कि 4 राज्यों में बीजेपी की हालत पतली होने वाली है और जनता मजा चखाएगी। अब अगर बीजेपी के नतीजे अच्छे आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं देश नहीं बनता है। जाहिर है राज्य राज्य से देश बनता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी का रथ
मतलब ठीक जैसा कि है। अभी मोदी को श्रेय दे रहे थे, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है या नहीं? बीजेपी को जनता ने एक्सेप्ट किया या नहीं? एक लाइन में आपका जवाब चाहिए मुझे, अनवर साहब। आ जाने दीजिए रिजल्ट। आप जितना दिखा रहे हैं उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। चलिए। पूरा रिजल्ट आ जाने दीजिए। अजीत अंजुम जी अभी बहुत हचपच है। नहीं, एक और अजीब सी बात है, एक और अजीब सी बात है, छोटी सी बात है, बस जवाब अली अनवर साहब चाहें तो दे दें। बड़ी अजीब सी बात है, कुछ ही महीनों में इतने साल की दोस्ती आपकी टूटी, एक मोदी फैक्टर पे आप पूरी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सिर्फ एक मोदी फैक्टर पे उनकी जीत की तारीफ तक करने को तैयार नहीं है। सिर्फ राजनीति है अली अनवर साहब, ऐसा लगेगा? सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। देखिए, हम लोग राजनीति, हम लोग सब लोग राजनीति ही न करते हैं और क्या करते हैं। और राजनीति अगर भले के लिए हो तब ना। अगर राजनीति देश को। अनवर साहब आपके पास वापस आएंगे। विनोद शर्मा, इसको कैसे देखा जाए? अरविंद केजरीवाल को क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया कि अरविंद केजरीवाल के लिए हालत ये थी कि बीजेपी के बड़े नेता और शीला दीक्षित नाम सुनकर भी चिढ़ रही थी। कई इंटरव्यू मैंने देखे, जैसे उनसे 2 सवाल पूछे गए केजरीवाल को कि केजरीवाल मैटर नहीं करता, उनके बारे में सवाल ना पूछो, केजरीवाल की क्या हैसियत। केजरीवाल को एक तरह से इस तरह से कि बात करने के लिए भी टॉप लीडरशिप बीजेपी कांग्रेस एक्नॉलेज करना जिसको कहते हैं, उसके लिए भी अगर तैयार नहीं थे और केजरीवाल को 10, 12, 16, 18 जो भी सर्वे दे रहे हैं, तो इसका मतलब किसी ने समझा नहीं कि एक साल में एक शख्स अपने दम पर पार्टी को यहां से यहां तक ले आएगा। बहुत बरस पहले जब आरएसएस ने जम्मू को अपनी पहली प्रयोगशाला बनाया, तो जम्मू जो था वो कश्मीर के नजदीक था, इसलिए सबसे पहली प्रयोगशाला बना। दिल्ली अरविंद केजरीवाल की प्रयोगशाला इसलिए बना कि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी, जो सेंट्रल पावर सेंटर है जो सेंटर में, उससे बहुत ज्यादा थी। और मैं समझता हूं कि वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया है। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि रिगार्डलेस ऑफ हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट, द रियल विक्टर इन दीज इलेक्शंस इज द आम आदमी पार्टी जनरली एंड केजरीवाल स्पेसिफिकली। विनोद जी, आप उसी से जुड़ा बहुत अहम बात बोल रहे हैं आप, चूंकि कहा आपने रियल विक्टर हुआ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप राजनीति को आपने 25-30 साल से देखा है, ऐसी कोई मिसाल है कि एक साल के अंदर 10 महीने के अंदर कोई पार्टी बनी हो दिल्ली जैसी जगह पर जीरो से, स्क्रैच से, और 10, 12, 18, 16 सीटें? हाँ, तेलुगु देशम, एनटीआर एजीपी तो खैर लंबी एजुकेशन की बात है। लेकिन एजीपी एक छात्र आंदोलन से निकला हुआ आंसू से, लेकिन कुक्कन और महंता का लंबी लड़ाई वो है, अलग छात्र है। आंदोलन, वो एक देखिए, different ये इसमें फर्क क्या है कि जब एनटीआर राजनीति में प्रवेश किए तो ऑलरेडी सेलिब्रिटी थे। बस ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। यहाँ केजरीवाल जो था जब राजनीति में आया, उससे पहले उसने भी थोड़ा सा सेलिब्रिटी हुड हासिल किया था, वाइडर मूवमेंट, लेकिन ये उतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था जितना एनटीआर उस जमाने में आंध्र प्रदेश में हुआ करते था। लेकिन विनोद जी, और ये भी आंध्र प्रदेश में एंटी अरक मूवमेंट चला था उससे पहले, उस मूवमेंट का के भी मतलब उसको मुद्दा बनाते हुए एनटीआर आए थे और उन्होंने तेलुगु प्राइड। नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट विनोद जी ने ये भी कही कि एनटीआर एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे और वो दौर था जब सेलिब्रिटी चुनाव में और इसमें इलेक्शन में आ रहे थे, उस दौर में। और दक्षिण में फिल्म अभिनेताओं को पूजने की परंपरा रही है। केजरीवाल के एक बात और बता दो तुम्हें कि सेलिब्रिटी के साथ साथ उसने तेलुगु प्राइड जोड़ दिया, क्योंकि जब अंजैया के साथ बदसलूकी हुई राजीव गांधी के द्वारा, तो उसने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। मैं केजरीवाल को साथ जोड़ दिया। मैं केजरीवाल पे वापस आऊंगा। एक साल पहले केजरीवाल को लोग राइट ऑफ कर रहे थे। हम जैसे लोगों को भी लगता था केजरीवाल चुनाव में ठीक है, अन्ना के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन किया, 25-50 हजार लोग, 4 लाख लोग जुट गए, रोज रामलीला मैदान, जंतर मंतर पे भीड़ जुटी। लेकिन केजरीवाल पार्टी बना लेंगे, एक आदमी, एक शख्स अपने दम पर, उसके बाद चंदा लेकर और दुनिया भर से वेबसाइट से, सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन करके, और आज इस हैसियत में आएंगे कि 2 बड़ी पार्टियां केजरीवाल से डरी होगी और 2 बड़ी पार्टियों के बीच में एक फोर्स इतना बड़ा होगा कि जिसके बिना सरकार न बनने की नौबत आए। किसी ने कल्पना की थी, इंक्लूडिंग देखिए, मैंने नहीं की थी, और मैं केजरीवाल का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूं, ये मुझे मानना चाहिए। मैं आज भी उसकी कई कार्यकलापों का क्रिटिक हूं, लेकिन मैं इस बात को नहीं नकार सकता कि उसने दिल्ली की राजनीति पे अपनी मोहर लगा दी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जोरदार एंट्री की है, जबरदस्त एंट्री की है। और अगर हंग असेंबली रहती है और दोबारा इलेक्शन होते हैं,
तो इस बात को आप नकार नहीं सकते कि दोबारा जो नए इलेक्शन होंगे उसमें हो सकता है ये बाकी दो दलों से आगे निकल जाए। ये एक बहुत अहम है, हालांकि इस पर कंट्राडिक्शन इनकी राय शायद कुछ और है। मैं एक बार पहले दिलीप पांडे के पास चलूंगा, उसके बाद आनंद जी आऊंगा, क्योंकि विश्लेषण यहीं से होता है कि अगर हंग असेंबली होती है, चुनाव फिर होने की नौबत होती है, अगर आप पार्टी किसी को समर्थन दे भी ना, किसी से समर्थन ले भी नहीं, तो क्या होगा। लेकिन दिलीप पांडे, आप पार्टी के नेता है, दिलीप पांडे, जो तस्वीर आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में हंग असेंबली हो सकती है। कई सर्वे का कहना है आपकी सीटें 12 से लेकर 18 तक। फिर वो सवाल जो हमने पहले भी पूछा था आप पार्टी के नेता से, गोपाल राय से, किसी भी सूरत में हंग असेंबली होने की नौबत में क्या आप अगले 4-6 महीने में दिल्ली को फिर से चुनाव में झोंकेंगे, चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, या किसी गठजोड़ का रास्ता साफ करेंगे? दिलीप पांडे। सबसे पहले अजीत अंजुम जी, मैं उस जनता का आभार व्यक्त करूंगा जिसने आम आदमी पार्टी में विश्वास की एक किरण देखी और इस बदलाव की, इस यज्ञ में जो है अपने खून पसीने की आहुति दी। अब बात अगर हम करें इन आंकड़ों की जो विभिन्न टीवी चैनल्स अभी दिखा रहे हैं, तो हम इन आंकड़ों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। हमें जितनी मेहनत करनी थी वो कर दी, हमें अपनी मेहनत के ऊपर पूरा तोष है, पूरी संतुष्टि है। लेकिन और इसमें यह कहने के साथ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो जनादेश हमें मिल चुका होगा अब तक या मिल रहा होगा, वो क्रोध है। भारतीय जनता पार्टी के 7 साल जो बीते एमसीडी में और कांग्रेस पार्टी के जो 15 साल बीते स्टेट गवर्नेंस के अंदर, उन सबके खिलाफ जो आवाज है, वो आवाज आम आदमी पार्टी के पास आके शांत होती है, संतुष्ट होती है। तो किसी भी तरह से इसका मतलब ये लगा लें, इसका मतलब दिलीप पांडे ये लगा लें, एमसीडी में बीजेपी के खिलाफ लोगों को गुस्सा, दिल्ली सरकार में कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा, अगर वो वोट आपको मिल रहा है तो इसका मतलब आप दोनों पार्टियों से दूरी बनाए रखेंगे, किसी भी कीमत पर उनके साथ नहीं जाएंगे, ये मान लें? निश्चित रूप से नहीं, फिर से उसी को रिपीट कर दीजिए। ये सब ऑन रिकॉर्ड हम चाहते हैं कि आप कह रहे हैं किसी भी सूरत में, किसी भी पॉलिटिकल अलायंस के साथ, चाहे बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ, सरकार के भीतर या सरकार के बाहर, किसी तरह का गठबंधन आप पार्टी का नहीं होगा। दिलीप पांडे। बिल्कुल, एकदम मैं ब्लैक एंड व्हाइट में स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी तरह का गठबंधन, न तो हमें सहयोग लेना है न सहयोग देना है, और हमें विश्वास है कि अगर री इलेक्शन होते हैं तो ये बहुत छोटी कीमत होगी जो दिल्ली की जनता चुकाएगी भ्रष्ट सरकार। चाहे चुनाव होना पड़े 6 महीने के बाद दोबारा हंग असेंबली की सिचुएशन में, उसके लिए भी आप तैयार हैं? ऑन रिकॉर्ड ये भी सुनना हमें विश्वास है कि अगर री इलेक्शन होते हैं तो इस बार हमें स्वीपिंग मेजॉरिटी मिलेगी। पांडे जी, मेरी बात सुन लें, राजनीति कोई सरल रेखा नहीं है, बहुत वक्र रेखा है, और ये चेस के गेम की तरह है। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको इनविटेशन मिलेगा सरकार बनाने का। जब सरकार बनाने का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनविटेशन मिलता है तो उसको समझिए, उसको ये मौका भी मिल रहा है कि आपकी पार्टी जिसके गणित कम होगा, अगर कम हुआ तो 16 के करीब हुआ, तो वहां खरीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी, और उसके चलते आप पे बड़ा दायित्व होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इतना पुख्ता सिपा सलार है कि उसके फौजी जो है पोस्ट को डेजर्ट नहीं करेंगे। आप क्या आश्वासित हैं? क्योंकि देखिए, फाइनली पॉलिटिक्स में जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा क्या होता है? रुपया। और क्या आपका हर इलेक्टेड एमएलए हरीश चंद्र की तरह तटस्थ रहेगा, खड़ा रहेगा? जवाब दिलीप पांडे, वक्त की कमी है। देखिए सर, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल है। हमारे तरफ गांव में एक कहावत कही जाती है कि हजाम से पूछा बाल कटाने वाले में कितने बाल, तो उसने कहा कट के सामने आएंगे गिन लेना। सिर्फ 2 दिन की बात है। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा उतनी ज्यादा सार्थक इस समय नहीं है, जबकि अभी किस्मत जो है सारी पार्टियों की डब्बे में कैद हो चुकी है। पहली चीज, हमें लगता है कि इस बात इतना ज्यादा हाइपोथेटिकल होने की बजाय हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम 2 दिन इंतजार कर लें इन आंकड़ों पर चर्चा करने की वजह से। और मेरा विश्वास, हम जो भी प्रक्रिया अपनाई गई हमारे यहाँ कैंडिडेट के सिलेक्शन करने की, उसमें ये बात सुनिश्चित की गई है कि बंदा ईमानदार है, जो भी कैंडिडेट हमारी तरफ से चुनाव लड़ा ईमानदार है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिक्स का डिक्रिमिनलाइजेशन पूरा किया गया हमारी तरफ से। तो हमें यह विश्वास है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं पूरी आस्था जुड़े रहेंगे, और अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं आई और अगर हंग असेंबली हुई तो 6 महीने 4 महीने के भीतर आप दिल्ली को चुनाव की तरफ ले जाएंगे, लेकिन कोई गठबंधन नहीं करेंगे। आनंद जी से जो जिस बात पर वो साफ साफ करे कायम है। और दूसरी एक विनोद शर्मा ने कही, उसका भी जवाब आपसे चाहूंगा। विनोद शर्मा की थ्योरी है कि अगर दोबारा चुनाव हुए, अगर हंग असेंबली होने की नौबत में आप
आप एक थर्ड फोर्स है, किसी के साथ नहीं गया, दोबारा चुनाव हुए तो आप ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अगले चुनाव में आ सकता है। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो डूब जाए या उभर कर आगे आए। आपके हिसाब से ऑप्शन? मेरे हिसाब से राजनीति में हमेशा आपको जोखिम लेना चाहिए। जोखिम लेने वाले को ही रिवॉर्ड मिलता है, और मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह की जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तो उसको इस एजेंडे के साथ जाना पड़ेगा। उनके लिए ये एक कॉन्टिन्यूअस इलेक्शन की प्रोसेस होगी, क्योंकि देखिए 2014 अब तो अगर विधानसभा का चुनाव दिल्ली का होगा भी तो अब लोकसभा के साथ ही होगा। तो लोकसभा के साथ अगर चुनाव होता है तो उस समय एक क्योंकि इनकी पहले तो योजना के पक्ष में लहर हो पहले सकती है। तो आपकी योजना ये थी कि दिल्ली के चुनाव के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योजना बनाएंगे, लेकिन अगर उनको विधानसभा का चुनाव फिर से लड़ना पड़ा लोकसभा के साथ तो उनकी राष्ट्रीय योजनाएं एक तरह से अधूरी रह जाएंगी। तो मुझे लगता है कि गैम्बल अगर उनको करना है तो उनको दोनों गैम्बल कर सकते हैं। बीजेपी के साथ गैम्बल क्यों नहीं हो सकता? बीजेपी के साथ उनको गैम्बल इसलिए नहीं कर सकते जिस तरह से नीतीश कुमार गैम्बल नहीं करने को तैयार है। नहीं कर सकते। चलिए, वक्त की कमी है, ब्रेक लेना होगा, लेकिन एक संक्षिप्त रिमार्क। अगर 4 राज्यों में इसी तरह से नतीजे आए, दिल्ली में भी बीजेपी बड़ी पार्टी, इसको मोदी के लिए अगले 6 महीने में जो मोदी की नजर दिल्ली के तख्त पर है उसको किस तरह से देखते हैं? मोदी का रास्ता क्या बुलंदी की तरफ आगे बढ़ता है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन के बाद सारा श्रेय मोदी नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ा गया है वो इलेक्शन था प्राइमरीली शिवराज की पर्सनल पॉपुलैरिटी और एंटी इनकम्बेंसी ऑन द लोकल लेवल, उसके बीच श्रेय ले या नहीं, लेकिन मोदी के लिए बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर हो जाएगा बीजेपी की लीडरशिप में। शिवराज सिंह चौहान एक तीसरा बार इलेक्टेड एक और चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, और अगर बीजेपी के आंकड़े कम रहे तो उनके पास एक रेडीमेड कैंडिडेट रहेगा एज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट, क्योंकि मिस्टर मोदी पे अगर 200 से कम सीट बीजेपी की रहती है, कोई एक राय अक्रॉस द पॉलिटिकल तो ये 4 राज्यों के नतीजे में अगर बहुत फायदे में बीजेपी रहती है, आप मोदी को श्रेय नहीं दे रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इसका पहला श्रेय शिवराज प्रांतीय नेताओं को जाएगा। चलिए, मोदी फोर्स मल्टीप्लायर हो सकते हैं पर मोदी इन्फेंट्री नहीं हो सकती, एयर सपोर्ट हो सकती है। और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं विनोद जी कि पार्टी के अंदर, खुद बीजेपी के अंदर जो कई धड़े हैं उसमें से पहले से ही ये बात उठ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया जाए। मोदी ने विरोध किया था, अगर ये जीत के आते हैं तो फिर से पार्लियामेंट्री मोदी को लेकर जो पुराना विवाद है बीजेपी में और जो तनाव है, ऐसा लगता है हमारे मेहमानों का मानना है कि इन चुनाव के बाद वो तनाव एक बार फिर से उभर कर सामने आ सकता है। मोदी की राह आसान होने की बजाय मुश्किल हो सकती है।